हेलो स्टूडेंट। एसआरडी एकेडमी पे आपका वेलकम है गाइस। कुछ बच्चों का क्वेरी है, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता होता है कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, बट अगर हम बात करें आपसे तो अपने एक्सपीरियंस से हम बोल सकते हैं कि 90 से 95% बच्चों को उनका सिलेबस नहीं पता होता है। और अगर उन्हें पता होता भी है, किसी बुक से वो देख भी लेते हैं, तो वो उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो आज ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं और एग्जाम्स के पैटर्न को लेके वरीड रहते हैं। कुल मिलाकर ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए वीडियो है। वो शुरू से एग्जाम्स के पैटर्न को समझ सकते हैं, सिलेबस को समझ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं अगर वो इसको अपने पास रखते हैं तो। ठीक है। चलिए गाइस, हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेमवर्क फॉर एग्जामिनेशन की। तो बिगनर्स हैं जो जिन्होंने स्टार्ट किया है अभी, या जो कर चुके हैं, उनको भी ये चीजें पता होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये तीन सिंपल से स्टेज दिखने वाले कितने सिंपल होते हैं। ठीक है। तो पहला तो सिंपल सा स्टेज है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करिए, फिर मेंस करिए और फिर इंटरव्यू जाइए। जैसे ये स्टेयर्स होते हैं ना, इसको आप प्रीलिम मान लीजिए, इसको मेंस मान लीजिए, इसको इंटरव्यू मान लीजिए, तब जाकर आपको ये टॉप पर आप पहुंचेंगे, तब आपको ये पोस्ट मिलेगी। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन सिर्फ आईएएस के सिलेबस को लेकर होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम लोग स्टेट पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लेवल का जो हमारा सिलेबस है उसकी बात करेंगे। बट एक कॉमन सी चीज है स्टेट पीसीएस की, ठीक है, कि यहाँ का जो सिलेबस है वो आईएएस के सिलेबस के इक्विवेलेंट होता है। बस कुछ परसेंट जो चेंजेस होते हैं वो वहाँ की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर होते हैं। तो जो वहाँ की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, क्योंकि अभी जब हम लोग ज्योग्राफी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे वहाँ रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हमारे वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग पेपर में थोड़ा सा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, बहुत माइनर सा, बहुत ज्यादा नहीं। बाकी सब कुछ करंट बेस्ड, क्योंकि हमें पता है कि 60% करंट हमारा क्या करता है, एग्जाम्स को कवर करता है। ठीक है। चलिए पहले स्टेज की बात करते हैं। पहले स्टेज में होता है जनरल स्टडीज और एक पेपर होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर सी सेट का। ये आईएएस का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जीएस पेपर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि जीएस पेपर फर्स्ट में आखिर आता क्या क्या है, तो देखिए जीएस पेपर फर्स्ट में आपको कितना नंबर लाना होता है, 50 से 55%। कुल मिलाकर आप अगर 100 से 110 नंबर लेकर आते हैं तो आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो जाता है। ठीक। तो जीएस में हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग कितना होता है, 2 घंटे का होता है। ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है। सी सेट का भी यही प्रोसेस होता है और जीएस जनरल स्टडीज का भी यही प्रोसेस होता है। एक बात और है कि हमारे वहाँ 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। यूपीएससी में 1/3 की माइनस मार्किंग भी होती है। तो अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चन टिक नहीं करना है। इस पे भी हम लोग करेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, इन सब पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। अभी बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जितना करंट होता है नेशनल और इंटरनेशनल, वो हमें कवर करना होता है जीएस पेपर फर्स्ट के लिए। लेकिन याद रहे, नेशनल और इंटरनेशनल वही सिलेबस हमें कवर करना होता है, वही टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल के, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स छोड़ सकते हैं, शेयर मार्केट्स छोड़ना ही होता है, वहां सबसे क्वेश्चन नहीं आते। तो कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन आते कहाँ से हैं ये पता होना चाहिए, जिसमें हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जर्नल साइंस होती है और ये हमारा इन्वायरमेंट होता है। ठीक। तो ये बेसिक से सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी की एक खासियत है, यहाँ पर हमें ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारा फोकस इस पे रहेगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो जैसे कि न्यूज़पेपर आता है वो कम से कम 25-30 पेज का होता है, कोई 18 पेज का होता है, कोई
34 पेज का होता है, तो वो सबका सब थोड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बस उसका एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है, और एडिटोरियल भी हमारा अगर पॉलिटिक्स पर आ गया है तो नहीं, अगर पॉलिटी पर आ गया है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे होते हैं, तो इनको हमें पकड़ के चलना होता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो गया। हिस्ट्री में जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरी पूछी जाती है, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या होगा, एंशियंट हिस्ट्री होगा, ठीक है, मिडाइवल होगा और मॉडर्न होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं, तो यहाँ पर आप उसे स्किप कर सकते हैं अगर आप खाली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी। लेकिन हम लोग जो क्लासेस करेंगे वो प्रीकम मेंस करेंगे, जिससे हमें बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 4 पेपर प्लस एसे का पेपर प्लस ऑप्शनल का पेपर, ठीक है, प्लस लैंग्वेज पेपर, इतने सारे पेपर को मिला के अगर हम देखें तो प्रीलिम क्वालिफाई होने के बाद हमें 2.5 महीने का जो टाइम मिलता है, सॉरी, जो हमें 2.5 महीने का टाइम मिल रहा है, उसमें हम ये सब चीजें ना कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जरूरी हो जाता है, क्या जरूरी हो जाता है गाइस, कि हम प्री कम मेंस की तैयारी साथ साथ में करें। ठीक है, तो हमारी अप्रोच यही है कि हम लोग प्री कम मेंस साथ साथ करते चले। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना कि किस देश में क्या हुआ हो रहा है, किस देश में क्या नहीं हो रहा है, और भारत में क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, भारत में कोई भी बदलाव अगर फिजिकल हो रहा है, सोशल हो रहा है और इकोनॉमिकल हो रहा है, तो वो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिजिकल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो ये हमें पढ़ना होता है प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, या सॉरी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा क्या है, संसद क्या है हमारी, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, ठीक है, कैग क्या होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर पंचायती राज व्यवस्था, पब्लिक पॉलिसीज क्या होती हैं, जैसे कि एलईडी हो गया हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, इरिगेशन का हो गया, एमएसएमई का हो गया, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें हमारे इन्वायरमेंट की, तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो इसमें क्या है, इसको हम ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमें एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन एज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है कि हमें इसकी पूरी नॉलेज हो, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट तो ये बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अब जब ट्रेंड चेंज हुआ है, तो उसमें देखा गया है कि जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेट करके पूछे जाने लगे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेट ही हैं। लास्ट सेगमेंट होता है हमारा जनरल साइंस का। तो सामान्य विज्ञान की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो से क्वेश्चन जो होता है उसमें वेटेज हमारा बायो का होता है, कुछ इससे कम होता है फिजिक्स का, सबसे कम होता है केमिस्ट्री का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, सिलेबस है, किसका है, प्रीलिम्स का है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस से हमें बाहर नहीं जाना है। और कुछ मेंस का सिलेबस अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी हम बात आपसे करेंगे अभी बस कुछ ही मिनट में। लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस, ठीक है, ये ऐसे सेगमेंट्स हैं, अगर आप इनमें से 4 से 5 मुद्दों पर भी अच्छी सी पकड़ बना लेते हैं ना, तो अगर आपका एक सेगमेंट कोई वीक भी है तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें कितना गेन करना होता है, सिर्फ 55% तक, 50 से 55% तक हमें पेपर करना होता है। तो पेपर में भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पेपर में क्या छोड़ना है और पेपर में क्या करना है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे सीसैट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव यानी जो हमारे पैसेज होते हैं ना, वो दिए जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में आता है और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में आता है कॉम्प्रिहेंसिव। इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये आपका कुल मिलाकर होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग गाइस मतलब कि अगर कोई आप ऐसी पर्टिकुलर परिस्थिति में फंस जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, आपका मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है। बाकी क्वेश्चन आपके जो आते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से आता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका रीजनिंग का पार्ट है। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, जिसमें आपसे
10th क्लास तक की मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, चार्ट, टेबल, यहाँ सबसे क्वेश्चन होगा। लेकिन हम कहेंगे कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्प्रहेंसिव का पोर्शन बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप अपनी इन दो पे पकड़, और अगर जिनका मैथ वीक है वो रीजनिंग, और जिनका रीजनिंग वीक है वो मैथ, अगर इसको पकड़ के चलना चाहते हैं तो इजिली से आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई हमारी किसकी, प्रीलिम्स की। अब बात करते हैं मेंस की। तो जब आप सीसेट क्वालिफाई करते हैं, जब आप सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी किसकी, प्रीलिम्स जीएस स्टडीज पेपर 1 की। ठीक, तो जब आपकी ये कॉपी चेक होगी, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तब क्या होगा आपका, आप मेंस के स्टेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखा जाता है 4 पेपर। कौन कौन से, जनरल स्टडीज का पेपर होगा, ऑप्शनल का पेपर होगा, एसी का होगा, और कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होंगे। कौन कौन से पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज का होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का होता है, एसी होता है, और कंपलसरी क्वालिफाइंग होता है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये भी बोला है कि मैम प्रीलिम्स हो जाता है लेकिन मेंस रह जाता है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ही कम है वहां पे, आप एक अच्छी अप्रोच रखते हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ये बाकी का जो आपको दिख रहा है ना, मेंस एग्जामिनेशंस का पूरा पैटर्न, गाइज इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, और आपको जो 2 से ढाई महीने का या 3 महीने का टाइम मिलता है प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद, उसमें आप ये अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। और सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, ठीक है, सोसाइटी है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कवर करना ही होता है। हम कैसे सोच लेते हैं कि ये सारा हमारा प्रीलिम्स में है नहीं, और हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करके क्या कर लेंगे, आराम से मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, इम्पॉसिबल है। 700 से 750 शब्दों में आपका ऐसे लिखने को आता है, आपके मतलब कि फेवरेट टॉपिक्स हो सकते हैं, आप इन्वायरमेंट चूज कर लो, ठीक, या आप इकोनॉमिक्स चूज कर लो जिसमें आपने अपना ग्रेजुएशन या पीजी किया हो, या आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट हो गया हो। तो ये टेक्निक्स होती हैं कि आपको एग्जाम्स करना कैसे। लेकिन आप सोचो कि अगर आप प्रीलिम्स कम्स मेंस करते हैं, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप खाली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस को भी छोड़ के चल रहे हैं, तो मेंस का देख लीजिए कि आपको जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं 800 मार्क्स के। सॉरी गाइज, 800 मार्क्स के नहीं होंगे, ये 250 मार्क्स के होते हैं, यानी 1000 मार्क्स के तो आपके यही हो जाएंगे। तो आपको 1000 मार्क्स का ये, फिर आपका ऑप्शनल पेपर ये भी आपको 500 यानी 1500 का, ये फिर आपका ऐसे, और फिर ये कंपल्सरी, ये तो क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक, टोटल मिलाकर 2200 के आसपास नंबर्स आपके कंक्लूड्स होते हैं लास्ट में इंटरव्यू को मिला के। तो उसमें से आपको 1100-1200 या 1300 नंबर कुछ लाने होते हैं जिससे आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरल स्टडीज की बात करें तो इसमें पेपर फर्स्ट, पेपर थर्ड, सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ है। सबके सब 250 मार्क के हैं, और सबके सब आपको लिखने हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपके 2 होंगे। आप जो भी ऑप्शनल पेपर चुनेंगे, सपोज डेट कि आपने हिस्ट्री ले लिया है तो हिस्ट्री के 2 हो जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह से इसको करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ऑप्शनल कंप्लीट करने में आपको 5 से 6 महीना लगता है, और आप ये सोच के बैठे हैं कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब हम जाकर इसको कर लेंगे। आंसर राइटिंग करने स्टार्टिंग में जो बच्चे बैठते हैं ना, तो आंसर राइटिंग करने में ही एक क्वेश्चन लिखने में आपको, एक क्वालिटी क्वेश्चन लिखने में कम से कम 3 घंटे चले जाते हैं। इस टाइम को हमें रिड्यूस करना है क्योंकि 3 घंटे में हमें 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो ये भी है कि मतलब कि हमें 5000 शब्द लिखने होते हैं, ठीक, 3 घंटे में। तो ये भी एक होता है, चैलेंज है हमारे लिए। तो जो ये सोच रहे हैं कि हम प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई करेंगे फिर मेंस करेंगे, तो नो डाउट उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस में वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। फिर हमारा एसीए का पेपर होगा और कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होगा। चलिए बात कर लेते हैं जीएस पेपर फर्स्ट की। ये तो हमारा एक पैटर्न हो गया कि कैसे होगा। अब जनरल स्टडीज 1000 मार्क्स का आएगा। पहला इसका जो सेगमेंट होगा, अब देखिए हमें पता ही नहीं है अगर कि जीएस पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, आप खुद सोचिए ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कुछ कहीं देखा है तो हमें पता होगा कि हाँ ये हमारे सिलेबस में है। तो भारतीय विरासत और संस्कृति,
विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल, ये हमारा जीएस पेपर फर्स्ट है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो ये क्या है, हमारा पेपर फर्स्ट है। तो ये इसको हमें कैसे तैयार करना है, देखिए इसमें भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके, जिसमें है आपका इंडियन कल्चर विल कवर द, आप देखिए इंडियन कल्चर जो है ना, कल्चर का पोर्शन प्री में भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही हमारा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Indian culture will cover the silent aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलुओं को कवर करेगा। मतलब किसने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई, कहाँ से हमें कौन से एविडेंस मिले, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, अशोक के पिलर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सुदर्शन लेक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, या संगम साहित्य पे क्वेश्चन आ गया आपसे, ऋग्वेद अथर्ववेद पे क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा हिस्ट्री कवर कर रहा है। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज इश्यूज, ठीक है। तो अब ये क्या है, 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक, यानी हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी और उसके बाद का भारत, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे। अब पटेल ने क्या करा था देश के लिए, ठीक है, गांधी जी के क्या आइडियोलॉजी थी, स्वामी विवेकानंद की क्या थी, नेहरू क्या कर रहे थे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा था, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर हम आ जाते हैं द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता संग्राम, तो इट्स वेरियस स्टेज एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमें पता है जब हम इनकी बात करते हैं, जैसे अब भगत सिंह कहाँ पे थे, एनी बेसेंट क्या कर रही थी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद क्या थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, नेहरू का कंट्रीब्यूशन क्या था, मोतीलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या था, गांधी जी को तो एक अलग पूरा एक अलग सा सिलेबस दिया हुआ है गांधी जी के ऊपर, जिन्ना क्या कर रहे थे, कैसे डिवीजन हुआ, तो ये सारी चीजें स्वतंत्रता संग्राम के तहत। और यहाँ पे जो 1857 का रिवॉल्ट्स हुआ, ट्राइबल्स रिवॉल्ट्स हुए और जो लेबर्स रिवॉल्ट्स हुए, जो मूवमेंट हुए, तो वहां सब पर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन विद इन द कंट्री, तो आजादी के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। तो आपको पता है कि जब देश आजाद हो चुका तो उस टाइम तक क्या हुआ था, देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी और पाकिस्तान जो लोग चले गए थे वो भी भारत आ गए थे, और उस समय जो भारत में बहुत सारी रियासतें थी उनका कंसोलिडेशन कैसे हुआ, और जो हमारे वहाँ लैंग्वेज और कल्चरल जो हमारे वहाँ डाइवर्सिटी थी उनको कैसे हमने कंसोलिडेट किया, इन सब पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस किसका है, आपका हिस्ट्री का है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। History of the world will include events from 18th century such as Industrial Revolution, World Wars, retrieval of national boundaries, colonizations, decolonizations, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effects on the society. तो विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्माण, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद में जो राजनीतिक दार्शनिक उभर कर आए वो, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, और उनके रूप और समाज पर प्रभाव। तो सिंपल सा है ये हमारा, देखिए टॉपिक यहाँ पर जुड़ रहा है किसका, ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसके लिए आपको यूरोप का इतिहास पता होना चाहिए, मैक्सिमम चेंजेस हमें कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब हमें, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है, यूरोप में और अमेरिका में, रूस में। तो हमें उनसे, चाइना में, तो ये सब हमें क्या करना है, रिलेट करके पढ़ना है, कहाँ में साम्यवाद व्यवस्था थी, कहाँ पे पूंजीवाद की व्यवस्था थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, पोप व्यवस्था क्या थी, आखिर यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, जर्मन रेवोल्यूशन क्या हुआ, हिटलर क्या कहाँ से आया, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं।
तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो गाइस हमारे लिए करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि 12.5 नंबर का सवाल होता है। ठीक, तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये हमसे पर्टिकुलर कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन ये हमारा कहाँ पर रिलेट हो जाएगा, सोसाइटी के पार्ट में। सोसाइटी हमको पढ़नी है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, तो ये उसी में ऐड हो जाएगा। एक अलग सेगमेंट में नहीं पूछेगा, और इसको ऊपर के किसी टॉपिक में या नीचे के टॉपिक में मिला के आपसे पूछ लेगा। ठीक है, फिर एक आपका आता है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। एम्पावरमेंट की बात करी जाएगी यहाँ पे, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो सिंपल सा है कि महिलाओं और महिलाओं के संगठन की भूमिका, जो बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक अभी चर्चा में था, तो उसके नीचे पीछे भी एक नासा ऑर्गेनाइजेशन, नाज ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, उसने महिलाओं की क्या की थी, सिफारिशें की थी, और 1 अगस्त को क्या किया गया था, इनको ट्रिपल तलाक से मुक्ति दे दी गई थी, एक एक्ट बना के उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये महिलाओं के लिए है, तो ये क्या करना है, हमें अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे कि सबरीमाला केस हो गया था केरल का, उसमें फंडामेंटल राइट्स आपका आ गया था, ट्रिपल तलाक फंडामेंटल राइट्स आ जाता है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है, गरीबी क्या है, विकासात्मक मुद्दे क्या है, शहरीकरण, उनकी समस्याएं क्या है। तो ये वाला पोर्शन जो आपका जितना हिस्ट्री में जुड़ेगा गाइस, उतना ही आप इसको रिलेट करिएगा इकोनॉमी से। ठीक है, और उतना ही रिलेट करिएगा इसको सोसाइटी से। और इसीलिए मोस्टली बच्चे ऑप्शनल क्या ले लेते हैं, या तो हिस्ट्री ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, या ले लेते हैं आपका सोशोलॉजी। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें आपकी अपने आप ही कवर हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव। अब देखिए, इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको हिस्ट्री के परसेप्शन में लेंगे क्या कि, और हिस्ट्री का मतलब मैंने अपनी एनसीईआरटी की क्लास में बताया है कि हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री नहीं होता, हिस्ट्री का मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री की या डिस्ट्रिक्ट की या प्लेस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट सब कुछ होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर कुछ नहीं होता। तो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें इंडियन सोसाइटी पर, तो आखिर ग्लोबलाइजेशन आया तो एक आर्थिक बदलाव हुआ होगा, जिसको हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे, लेकिन उससे जो सोसाइटी में बदलाव आया उसको कहाँ पे पढ़ेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अपना सिलेबस समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक बार अपना सिलेबस समझ लेते हैं ना, तो आपकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। अब जैसे कि सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अगर सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिक और क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की आप बात करेंगे, तो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट कर जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है ना आपको। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा हमारा सिलेबस है मेंस का, अब वो तो हम करेंगे ही, लेकिन देखिए यहाँ पर भी हमको मिल गया, तो आप अपने सिलेबस के अंदर ही सिलेबस को कितना इंटरलेट कर सकते हैं। और आप हिस्ट्री के अगर एक आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कैसे ऐड करके अपने आंसर्स को बहुत ही एट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये आपका खुद का बिल होता है, और वो आपके अंदर तभी जनरेट होगा जब आपको आपके सिलेबस की बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, और आप एक दूसरे के साथ उसको कंसोलिडेट करना जानते होंगे, यानी एक दूसरे में उसको मिक्सअप करके लिखना जानते होंगे। हम लोगों को आंसर राइटिंग कैसे करनी है उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे गाइस, लेकिन आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, आईएएस के लिए अपने सिलेबस को लेके। ठीक है, फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, विश्व के भौतिक भूगोलों की मुख्य विशेषताएं। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कैस्पियन सागर हो गया, या स्वेज कैनाल बनाई गई थी, तो उस पर अगर क्वेश्चन पूछ ले, या डायमंड जैसे साउथ अफ्रीका में होता है, या जैसे कि अभी रिलायंस को क्या मिला था, ग्रेट वाला जो आपका है ना ऑस्ट्रेलिया में बेसिन, वहां पर क्या मिला था, एक पूरा का पूरा कोल्ड फील्ड मिला था। तो स्पेशली क्या इंपॉर्टेंट है कहाँ का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अल्पास पत्थर पे भी पूछे गए हैं, माउंटेन्स पर भी पूछे गए हैं। ठीक, विंड्स पे क्वेश्चन आते हैं, मॉनसून पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये यहाँ पे आपका रिलेट कर जाएगा। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड,
including South Asia and the Indian subcontinent. Factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world, including India. देखिए गाइस, अगर हम लोग इसकी बात करें, दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, अगर हम लोग दुनिया भर में देखें, ठीक है, मतलब एशिया हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। आपको पता है एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को क्या बनाया गया, उपनिवेश बनाया गया, और यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल था ब्रिटिश काल में वो कहाँ ले जाया गया, यूरोप ले जाया गया। वहां से उन्होंने वहां पर इंडस्ट्री डेवलप की, और जब वहां पर उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए तो वहां से जो प्रोडक्ट वो लाते थे, तो यहाँ से अगर रॉ मटेरियल 5 का ले जाते थे तो फाइनल गुड यहाँ पे 50 का बेचते थे। ड्रेन एंड वेल्थ थ्योरी भी हमारी इसी पे काम करती है। देश से जो भी निकासी हो रही थी धन की, ठीक है, वो इसी पे काम करती है कि देखा जा रहा था कि किस तरह से ये लोग रॉ मटेरियल चीपेस्ट रेट पे ले जाकर फाइनल गुड्स को बहुत ही हाईली कॉस्ट पर इंडिया में बेचते थे। और उससे क्या होता था कि भारत का पैसा निकलता जा रहा था, और उसी तरह से कि एशिया में जो आपका जैसे दक्षिण वाला ये जैसे कि आपका अफ्रीका है या दक्षिण पार्ट है, तो वहां सब में भी ये देखा जा रहा था, ठीक है। फिर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सिंपल सा है कि ये आपका ज्योग्राफी में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक हम लोग इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होंगे, तो जहां पे हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा। सपोज डेट कि हमको वेस्ट बंगाल से अगर जूट मिल जा रहा है तो वो हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ले जाकर गुजरात में बना रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी यानी टर्जरी सॉरी सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाएगा। और फिर उसको मार्केट में लेकर आना, और एक नया सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर भी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पे भी हमें पता होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ईटीसी। तो जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन critical geographical features including water bodies and ice cup and is flora and fauna and the effects of such changes। सिंपल सा है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत लंबे उस पे नहीं पूछता है, हार्डली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात, ये ऐसी 4 एक्टिविटीज हैं जो हर साल होनी ही होनी है, ये तय है। साइक्लोन आपका आता ही आता है, ज्वालामुखी कहीं ना कहीं फट जाता है, सुनामी आएगी आएगी, भूकंप आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की इंटरनल एक्टिविटी है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि अर्थ पे 2 तरह के फोर्स काम करते हैं, कि एक इंटरनल फोर्स काम करता है और एक एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। ये आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए भी, ठीक है। बाकी भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थल, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं का जैसे जल निकाय और बर्फ टोपियां। सिंपल सा है कि अब ग्लेशियर एक ऐसा टॉपिक बन चुका है कि समुद्र आप मान लीजिए यहाँ पर है, और अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सी लेवल आपका क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो ये खाली समुद्र थोड़ी है, समुद्र के अंदर प्लांट एंड एनिमल बहुत सारी क्या है, वेराइटीज ऑफ स्पीसीज होती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ का सी लेवल बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली इन स्पीसीज को प्रॉब्लम होगी। इनके आसपास के जो क्षेत्र होंगे, आप समझिए ना कि यहाँ के जैसे यहाँ पे घर वर बने हैं, ये लैंड का पार्ट है, ये स्टेनोस्फेयर का है, और स्टेनोस्फेयर में अगर वाटर लेवल आपका इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ये पानी यहाँ चढ़ेगा, तो यहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका किस में आएगा, ये आपका इन्वायरमेंट में भी आएगा और ज्योग्राफी में भी आएगा। और वनस्पतियों की बात करें तो ऑब्वियसली वनस्पतियों और जीवों में परिवर्तन, ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसीलिए आपको पता है कि आईयूसीएन क्या करता है, रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन बर्ड लिस्ट जारी करती है, प्लांट लिस्ट जारी करती हैं, ग्लेशियर की लिस्ट जारी होते हैं, CO2 के, नाइट्रोजन की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। तो ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में। तो आपको आपका सिलेबस पता हो, और वही सिलेबस अब जीएस पेपर 1 है आपका, और वही जब आगे इन्वायरमेंट का होगा तो उसमें जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई जीएस पेपर फर्स्ट की। अब हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर सेकंड की। तो जीएस पेपर सेकंड जो है हमारा,
भारतीय संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें शामिल है। तो इट्स मेजरली कवर्स गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो हम जितना, जैसे कि आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि अमेरिका से ये लिया गया है, यूरोप से ये लिया गया है, तो फ्रांस से ये है, तो रूस से ये है। ठीक है, फंडामेंटल राइट यहाँ से है, फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ से, डीपीएसपी वहां से, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। तो वो क्वेश्चन फैक्चुअल आपसे कहाँ पूछ रहा है, प्रीलिम्स में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? हिस्ट्रिकल अंडरपिनिंग्स। ठीक है, ऐतिहासिक आधार पर इवेल्युएशन कैसे हुआ, फीचर्स कैसे आए, अमेंडमेंट्स कैसे होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐतिहासिक आधार पर विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान। अब सब अगर संशोधन की बात कर लें तो अगर मान लीजिए कि पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग सैटेलाइट्स नहीं उड़ाते थे, ठीक है, हम लोग उनको लॉन्च नहीं करते थे, तो उसके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी। लेकिन अगर अब हम लोग उसको करते हैं तो अब हमें उसके लिए पॉलिसी लानी पड़ेगी, और वो पॉलिसी ऐसी होगी जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारे डीपीएस भी किसी भी तरह से उनका वायलेशन ना हो। तो हमें एक एक्ट के तहत उसको गवर्न करना होगा, तो यहाँ पे संशोधन करना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए देखिए, भारत का जो संविधान है ना, वो फ्लेक्सिबल माना गया है, वो रिजिड नहीं माना गया है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट हमने कर लिए, जैसे पंचायती राज का करा, नगर पालिकाओं का करा बाद में, अभी जैसे कि कॉमन वाला चल रहा है आपका। ठीक है, तो अब फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, इश्यूज एंड चेंजेस pertaining to the federal structure, the devolutions of power and finance up to local level and changes therein। तो यहाँ पे हमें जो भी हमारा संघ और राज्य के कार्य है, जिम्मेदारियां है, संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा है ना, तो फेडरल स्ट्रक्चर, ये हमेशा चर्चा में रहता है और कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्यों आता है? क्योंकि हमें देखना है कि सेंटर और स्टेट अगर ये आपस में सहयोग से कॉर्पोरेट करके काम नहीं करेंगे तो फिर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। केंद्र कुछ कहेगा, कभी कभी जैसे जीएसटी वाले मामले में देखने को मिलता है। ठीक, जैसे लॉकडाउन के टाइम में हमने देखा मेडिसिन को लेकर, मेडिकल पॉलिसीज को लेकर, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इश्यू एंड चैलेंजेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस। अब देखिए, ऑर्गन्स डिस्प्यूट फेडरेशन मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के काम में हस्तक्षेप न करे, सुप्रीम कोर्ट संसद के काम में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथकीकरण विवाद निवारण तंत्र संस्थाओं के बीच होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये सेपरेशन ऑफ पावर को दिखाता है। जैसे कि हमने क्या देखा है, 3 शेड्यूल्स देखे हैं हमने, 3 लिस्ट होती है हमारे पास, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। तो स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट्स देखिए डिसाइड हैं, वो एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जैसे सीएम और पीएम दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। ठीक है, तो उनके पावर्स जो है ना वो डिफाइंड है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सबके पावर अपने अपने, और सबको पता है कि किसमें कौन सा हमें करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे यहाँ निकाले जाते हैं। Comparisons of the Indian constitutional schemes with that of other countries। हम अगर यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आखिर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हमने अगर बात करी है सोलर पैनल लगाने की तो उसका वर्ल्ड में क्या रिकॉर्ड चल रहा है। ऐसे जो है ना, हम अपनी पॉलिसीज को, जैसे नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग हो गया, वो दुनिया भर की संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने राज्यों के डेवलपमेंट के लिए, और राज्यों को मोटिवेट करता है, रैंकिंग जारी करता है, जिससे वो क्या कर सके, मोटिवेट होकर काम कर सके। तो ये भी पोर्शन हम इसमें जो है कंप्लीट करने वाले हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट, Parliament and state legislature, structure, functions, conduct of business, power and privileges and issues arising out of these। तो संसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्ति और विशेषाधिकार, इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
Structure, organization and functionings of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government, pursue groups and formal and informal associations and their role in the polity। तो यहाँ पे जो बात की जा रही कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका, इसका कुछ पार्ट जो है ना आपका, इसका अगर यहाँ से देखें कि दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप हो गया और राजनीति में इनकी भूमिका क्या हो गई, ये आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी के में भी आता है। ठीक है, किसमें आएगा आपका, इंटरनल सिक्योरिटी में। और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात अगर हम लोग करें तो ये आपका प्रीलिम्स में भी आएगा। तो आपको अपने सिलेबस को कैसे मिला के करना है ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है आपका, इसकी बात कर रहे हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कैग की क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट्स की क्या होती हैं, ठीक है, सीजीआई की क्या होती हैं। तो ये सब है कि कैसे उनकी नियुक्ति होगी, क्या उनका कार्यकाल होगा, क्या उनका सैलरी होगा, ये सारी चीजें। स्टैट्यूटरी रेगुलेटर एंड वेरियस क्वासी जुडिशरी बॉडीज, तो हमें यहाँ पर वैधानिक निकाय और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकायों के बारे में बात करनी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू राइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, विभिन्न क्षेत्र में विकास के लिए सरकारी नीति और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कन्वेंशन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। अब देखिए, जैसे कि इन्वायरमेंट का मुद्दा अगर आ जाता है गाइज, और ये मान लीजिए कि आपका एक फॉरेस्ट होता है, तो हमसे ये कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया और यहाँ से हाईवे निकालना है, तो यहाँ का जो ट्राइब होगा, यहाँ का जो रिसोर्स होगा, यहाँ के जो एनिमल्स होंगे, यहाँ पे पड़ने वाले निगेटिव एस्पेक्ट से या इससे कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो आखिर वो सब कैसे मैनेज होगा, तो उसको कोई तो वॉच करेगा ना। तो जब हम लोग इसका सिलेबस करेंगे ना, तो पॉलिटी में वहां पे डिस्कस करेंगे इसको। और डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स जो आपके चैरिटीज देते हैं वो, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए होता है, फंड भी चाहिए होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन एनजीओ को, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, एसोसिएशंस को फंड देती है, या कोई अदर डोनर या जो होते हैं चैरिटीज वाले होते हैं, वो भी जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड दे सकते हैं। किस लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को फंड इसलिए दिया जाता है जिससे वो वेलफेयर का काम कर सके। तो जो आपको पता है कि एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ये जो ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वेलफेयर के काम के लिए ही होते हैं। ये सब डिटेल में हम लोग करेंगे, ये आपका सोशल जस्टिस में भी आएगा और एज वेल एज आपका पॉलिटी में भी आएगा। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वेनरेबल सेक्शंस ऑफ द population by the center and the states and the performance of these schemes, mechanism, law, institutions and bodies constitute for the protection and betterment of these vulnerable section। केंद्र और राज्य द्वारा आजादी के बाद जो भी मतलब कमजोर तबके हैं, उन वर्गों के लिए कल्याण की योजनाएं बनाना, जैसे हमारे बीपीएल एपीएल वाले हो जाते हैं, ठीक है, जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब प्रोवाइड करवाना, सल्टर नहीं है, सल्टर प्रोवाइड करवाना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये इस तरह के, या उनको हेल्थ फैसिलिटी देना। देखते हैं आप लोग अभी जैसे कि एलपीजी का मामला आया था, एलईडी का मामला आया था, तो ये क्या कर रही है, एलपीजी इसीलिए लाया गया था कि गवर्नमेंट के थ्रू उन सेक्टर्स को एम्पावर किया जा सके जहां पर आज भी चूल्हे से खाना बनता है, और चूल्हे से खाना बनता है तो देखा गया कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट और वुमेन हेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो अगर कोई भी पॉलिसी आपकी आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर आई है, ठीक है, कन्या सुकन्या सॉरी समृद्धि योजना आई है, सुकन्या योजना अगर आई है, तो ये सब क्यों लाई जा रही हैं, ठीक है। तो इन सब के पीछे हर पॉलिसी के पीछे एक अपना कारण होता है, तो उसको हमें देखना होता है। तो कोई भी पॉलिसी अगर आपको देखने को मिल जाए, तो उसमें आप सबसे पहले यही देखो कि वो क्यों आई है, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि इसमें क्या हो सकता है। सिंपल है ना, कि आपको पता है कि आईएएस बनना है,
तो क्यों बनना है? ऑब्वियसली प्रीसियस जॉब है, पावर भी है, पैसा भी है, ठीक है, सोशल स्टेटस भी है, तो अब हमें पता है हाँ क्या क्या करना है, ठीक है। तो उसी तरह से पॉलिसीज का भी होता है। चलिए जीएस पेपर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड डिजास्टर। अब मैंने देखिए जो पहले डिस्कस किया है आपके साथ, तो आप देखिएगा कि यहाँ से आपका कितना मैच करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक अच्छा सा आंसर लिखते हैं तो आपको मिक्स्ड करके लिखना ही पड़ता है, लेकिन वो मिक्स ऐसे करके लिखना होता है कि वो डाइवर्स के लेवल पर दिखाई ना दे, उसमें विविधता दिखाई ना दे, खूबसूरती दिखाई दे। आंसर लिखना हम लोग पूरी क्लास करेंगे और आंसर लिखना हम आपको सिखाएंगे भी। मैंने भी बहुत कॉपियां अपनी चेक करवाई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने लिखना स्टार्ट करा था, तो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, पुष्पेंद्र पंत सर को जानते होंगे, ठीक है, संजय सर रहे हैं, तो उनसे मैंने अपनी खुद की कॉपियां चेक करवाई हैं, तो वो खुद भी इस चीज को बोलते थे कि मेरी राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी थी, ठीक, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी अप्रोच डेवलप कर ली थी राइटिंग स्किल्स में। तो वो हम आपके साथ नॉलेज अपना शेयर करेंगे। इंडिया इकोनॉमिक एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था आयोजना, संसाधन जुटाने कैसे संसाधन जुटाए जा सकते हैं, विकास कैसे किया जाएगा, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे क्या होंगे, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, तो समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे क्या हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, गांधी जी का कहना था कि हमें उस व्यक्ति को नहीं देखना है जो लाइन में पहले लगा है, बल्कि उस व्यक्ति को देखना है जो लाइन में सबसे पीछे लगा है। यानी ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 10 चीजें थी तो आपने सब इसको दे दी और ये पीछे वाला इससे वंचित रह गया। हमें क्या करना है, पंक्ति में लगे आखिरी व्यक्ति को नोटिस करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, आता ही आता है, इसके थीम पर आएगा, बजट पे आएगा, लोकेशन पे आएगा, कहाँ कहाँ पर फंडिंग हो रही है, किस लिए हो रही है, कितनी हुई थी, जैसे कि कितनी हुई थी इकोनॉमिक सर्वे, कितनी होगी बजट, ठीक है, ये हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। मेजर क्रॉप्स यूपीएससी के लिए नहीं बोलेंगे गाइस, सॉरी, बीच में रुक के बोल रहे हैं, यूपीएससी के लिए नहीं बोलेंगे, ऑल एग्जाम्स जितने भी आप गवर्नमेंट्स के देते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन ईयर बुक, कुरुक्षेत्र योजना, द हिंदू जैसी जो रिसोर्स है गवर्नमेंट के, पीआईबी जैसे जो रिसोर्स हैं, अगर आपने इन पे कमांड बना लिया ना, तो ये सिलेबस आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप इंडियन ईयर बुक उठाएंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में आपके साथ डिस्कशन होगा इंडियन ईयर बुक का, डोंट वरी, हम करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है। वही वाली बात है ना कि हमें क्या पढ़ना है ये हमें बाद में पता चले, पहले हमें ये पता चले कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको कुछ लिमिटेड चीजें बता दी जाए, 100 में अगर 10 चीजें आपको बता दी जाए ना, 90 आपसे छोड़ने के लिए कह दीजिए, तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो रिसोर्सेज का इशू नहीं है उतना गाइस, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए रिसोर्सेज का बहुत इशू होता है। लैंग्वेज का इशू नहीं होता है, बार बार हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं लैंग्वेज का इशू नहीं है, आप चाहे हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, आयोग वहां पे आपके साथ कोई भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता है, ठीक है। पार्शियलिटी आपको तब लगने लगती है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप उस चीज पे फोकस नहीं करते कि क्यों नहीं होता। क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर होगा तो कोई भी लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज का तो अलग से पेपर है, आयोग कैसे आपके साथ लैंग्वेज को लेकर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब मेजर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन and issues and related constraints, eat technology in the ed of farmers। तो क्या है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मुख्य फसल, फसल पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपज का भंडार, परिवहन, विपणन और संबंधित बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंस में इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं ना मेंस के लिए, उसमें आपका एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री,
यही सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं में एमएसपी देखेंगे, इसी में फेयर प्राइस देखेंगे, इसी में लेवी सिस्टम देखेंगे, इसी में स्टोरेज ट्रांसपोर्ट देखेंगे, इसी में टेक्नोलॉजी, एरीगेशन, सीड्स बैंक, जीन्स, इन सब के बारे में हम यहीं पर ही पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर आप इस पे कमांड बना देंगे इस क्वेश्चन पे ना, तो आपके लिए इकोनॉमी का पेपर कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वो तब होगा जब आप गवर्नमेंट के रिसोर्स पढ़ेंगे। जैसे कुरुक्षेत्र किस पे आती है आपकी, ग्रामीण क्षेत्रों पर आती है, 12 महीने की पढ़ डालिए अगर पेपर देना है तो। और उसके बाद योजना, योजना आपकी कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर आती है, नए नए एस्पेक्ट्स के ऊपर आती है समाज के, तो उसको पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिसोर्स आपके लिए। issue related to direct and indirect firm subsidies and the minimum support price, public distribution system, objective functioning, limitation, ठीक है, रीमैपिंग, यूज इशू ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। मैंने आपसे कहा ना कि पशुपालन हो गया, सुधार, सीमाएं, कृषि, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडीज, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी आपका क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, इसमें क्या नीति आयोग कर रहा है, क्या पंचायतें कर रही हैं, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, कैसे पीडीएस में खाना बढ़ रहा है, किस क्वालिटी का बढ़ रहा है। नीति आयोग ने जैसे बोला था कि अब हम उसमें चना देंगे, अभी जैसे दिया भी जा रहा है चने की दाल। तो ये एकदम ये वाला इकोनॉमी का पोर्शन तो हम बिल्कुल कहेंगे कि ये बिल्कुल आपके हाथ में है नंबर लेने के लिए। इसमें आप बिल्कुल अपनी सोशल एक्टिविटी से जुड़े रह सकते हैं और फील्ड में सीख सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटिंग इंडस्ट्रीज, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि 10 कुंटल टमाटर हुआ, ठीक है, 10 कुंटल टमाटर हो गया। अब इसमें से हमने 2 कुंटल तो निकाल लिया, ठीक, लेकिन ये जो 8 कुंटल बच गया, 8 कुंटल में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5। अब मान लीजिए फिर से हमारे पास कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। तो अब ये पूरे प्रोसेस में ये 3% कहीं ना कहीं खराब होने की स्थिति में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भेज देंगे, जिससे वहां पे टमाटर सॉस बन जाएगा। आम बेच दिया, मैंगो बन गया, ठीक है, माजा बनता है आपका मैंगो से। तो इस तरह से टमाटर सॉस, चिली सॉस, जितने भी आप सॉस वगैरह देखते हैं, रेडीमेड जो आपके पेस्ट वगैरह आते हैं, जैसे ऑनियन का, टोमेटो का, पोटैटो उसका, सॉरी चिली का, गार्लिक का, तो वहां पे ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र के ऊपर भी फोकस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि प्राइस से एडिशनल प्राइस और फिर वैल्यू एडेड प्राइस तक हम जाते जाते पूरा एक चेन डेवलप हो जाता है, और इसको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है और अगर आपसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 6 महीने में ये फसल तैयार होकर लेगा, और इनकेस अगर वो आपसे लेने से मना कर दे तो आप क्या करोगे, है ना। तो ये सारी चीजों में भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है कि भी किसी भी तरह से गवर्नमेंट सॉरी किसी भी तरह से किसानों का नुकसान ना हो सके। फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात करेंगे, भारत में भूमि सुधार, आजादी से लगा के देखेंगे, आजादी के पहले से आजादी के बाद तक, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स जो हम लोग देखते हैं प्री एंड पोस्ट दोनों देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग हिस्ट्री में भी देखेंगे, जहाँ पे महालवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी परंपराएं देखेंगे, किस तरह से अंग्रेजों ने उसको किया था, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ liberalizations on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिकी नीति में बदलाव और औद्योगिकी विकास पर उनके प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग लिबरलाइजेशन को देखेंगे, क्या है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी भी देश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो बुनियादी ढांचा है, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सी बात है, आपका घर यहाँ पर है, आपको यहाँ अपने स्कूल जाना है, आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड नहीं है, तो आप कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पे पूरा जंगल है, अब आप यहाँ पर कैसे जाएंगे, पैदल पैदल जाएंगे, कितने टाइम तक जाएंगे, जंगल में तो जानवर भी होंगे, किसी दिन आप उनका शिकार हो जाएंगे, ठीक है।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर भी फोकस करती है। अब हम लोग इसमें एक मॉडल है आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट भी होता है और डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। दो तरह के टॉपिक होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट मॉडल, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल आपके ग्रीन फील्ड के होते हैं और ये डिसइन्वेस्टमेंट ब्राउन फील्ड के होते हैं। ये सब क्या होता है ये हम लोग देखेंगे जब क्लासेस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग और प्रभाव। तो सिंपल सा है गाइस, इसमें जो क्या देखेंगे ये साइंस टेक से भी जुड़ा हुआ है आपका। जैसे आपका मोबाइल हो गया, मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया। तो कैसे प्रौद्योगिकी हमारे डे बाय डे लाइफ को भी चेंज कर रही है। जैसे वाईफाई है, पहले हम लोग स्कूल जाके पढ़ते थे, आज घर पे बैठकर लैपटॉप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड करता है आपका। अचीवमेंट ऑफ इंडिया इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इंडियनाइजेशन की अगर हम बात करें यानी हम स्वदेशीकरण की बात करें, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत ने किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए हैं हम इसकी भी बात करते हैं। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इशू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो होता है प्रॉपर्टी राइट, और एक होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसको हम लोग इसके अंदर देखेंगे। प्रॉपर्टी राइट, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स। जैसे रोबोट्स का मेडिकल में यूज हो रहा है, कंप्यूटर का हर घर में यूज हो रहा है। स्पेस में हम किस किस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, कैसे वहां पर मिशन कर रहे हैं। आईटी टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीजों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। रिलेटिंग हमसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने अपने वहां की कोई स्वदेशी चीज को बना लिया, या आप अदर देश के कंपैरिजन में डेवलप नहीं कर पाए, तो आप तो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। जैसे कोरोना आने के बाद माना जा रहा है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था 30, 40, 50 साल पीछे चली गई है। तो अब टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट जरूरी हो गया। सपोज डेट कि आपके सोसाइटी में 10 परिवार हैं और 10 के पास 9 के पास मोबाइल है और आपके पास नहीं है। उनके वहां टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप अपने आप में क्या फील करने लगेंगे कि हाँ, हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम मॉडर्न नहीं बन पा रहे। 5 बच्चे हैं, 5 में से 4 पढ़ रहे हैं, एक नहीं पढ़ रहा है, चाहे वो कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसके अंदर एक हीन भावना जन्म लेने लगती है। इस तरह की जो साइकोलॉजी डेवलप होती है उसके बारे में हम बात करेंगे एथिक्स के चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डेग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट हमारा इसमें इंक्लूड भी है, सिलेबस है हमारा ये इन्वायरमेंट का। इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या होता है। इसका मीनिंग तो देखिए सिंपल सा यही होता है कि इन्वायरमेंट पे होने वाले कोई भी इफेक्ट्स का एनालिसिस करना, ठीक है। फिर वो नीचे से ऊपर तक चलता है। मतलब अगर एक हाईवे बनाना है तो हाईवे के पास जितने लोग रहते हैं क्या वो उसकी परमिशन देंगे? परमिशन देंगे तो उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाएगा, उनका इकोनॉमी कैसे चेक किया जाएगा। मतलब ऐसा सरकार क्या करेगी, यहाँ से 50 गांव अगर हटा देगी तो ये 50 गांव ऐसा तो है नहीं कि फिर एयर में रहना स्टार्ट कर देंगे। इनको फिर से लैंड चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, रिसोर्स चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। तो आखिर इनको कहाँ लेके जाएगी? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जब ये असेसमेंट किया जाता है तो ये सारी चीजें इसमें डील की जाती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री लगा दी आपने, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, यहाँ पे आसपास के घर प्रभावित हो रहे हैं, और हमारा इन्वायरमेंट भी। आपने एक ग्रीन जीडीपी का नाम सुना होगा, ठीक है, ग्रीन जीडीपी का। ग्रीन जीडीपी यही होती है जिसमें हम लोग ये इन्वायरमेंट से निकलने वाले जो धुएं होते हैं ना, उनको कंपनशिएट करते हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन उनको संरक्षण कैसे करना है, जैसे कि भीतरकनिका हो गया आपका, दुधवा नेशनल पार्क हो गया। हमने क्या करा है, पूरे पूरे क्षेत्र को संरक्षण दे दिया है, कवर करके उसको क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। रिजर्व क्षेत्र क्या होते हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे।
फिर आगे डिजास्टर की बात, तो आपदा और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत छोटा सा है टॉपिक आपका, ये सिलेबस आपका मेंस का है ये, ठीक है, और बहुत छोटा सा है, जल्दी से कवर भी हो जाता है। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पिरिट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, चरमपंथ के विकास और प्रसार के बीच संबंध, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी में हर तरह की सिक्योरिटी को लिया जाएगा, आतंकवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, ठीक है, स्लीपर सेल हो गए, आपके बॉर्डर को सिक्योर करने की बात हो गई, कहीं से बाहरी आक्रमण ना हो जाए। अब तो स्पेस का भी हो चुका है कि हमें उसको भी संरक्षण देना है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गगनयान लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो वॉच करता है कि हमारे एरिया में कोई आ ना जाए। तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो किस तरह से बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका रही है आंतरिक सुरक्षा के लिए, कैसे वो चुनौती बनते जा रहे हैं। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू communications network, role of media and social networking sites in internal security challenges, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। अब आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। संगठित अपराध, संगठित अपराध में एक मोब ब्लीचिंग का भी नाम आता है। क्या किया, पूरी भीड़ ने मिलकर एक व्यक्ति को मार दिया। अब आप किस पे केस बनाओगे, इसके लिए तो हमारे वहाँ रूल एंड रेगुलेशन भी अच्छे से नहीं बने हैं। अभी 2019, 20, 21 में जब इनके केस बढ़ना स्टार्ट हुए हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेना स्टार्ट करा है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। पता चला कि हमारे देश में एंट्री करके हमें पता ही नहीं चला, जैसे कि मरकज वाले मामले में देखा गया था, ठीक है। तो ये सारी इसमें हम लोग बात देखते हैं, वेरियस सिक्योरिटीज फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसी और उनका अधिदेश। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करता है। हमें अपना सिलेबस देखिए ना कितना बड़ा है हमारा सिलेबस, आयोग का दिया हुआ सिलेबस है ये, और देखिए आयोग हमारा सिलेबस ही इतना बड़ा है कि इसी को आपको समझने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। आइए सिलेबस मेंस में अगर जीएस पेपर 4 की बात करें तो ये एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड होता है, नैतिकता, ईमानदारी और योग्यता, ठीक है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी। अब आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ आपको ऐसा नहीं पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसमें बुकिश लैंग्वेज होती है, ये बात मानिएगा, बुकिश लैंग्वेज होगी, इसके प्रॉपर नोट्स होते हैं, क्योंकि आपको क्या पता कि इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एप्टीट्यूड के प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस पेपर में उम्मीदवारों के दृष्टिकोण और अखंडता, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और समाज से निपटने में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों और संघर्षों के लिए उनके समस्या समाधान के दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दों के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण का परीक्षण करने के लिए प्रश्न शामिल होंगे। इन पहलुओं को निर्धारित करने के लिए प्रश्न केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए, केस स्टडी दे दिया जाए कि आप अगर कहीं पर डीएम में आपके पास एक औरत आ जाती है और उसको कोई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है और उसका क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि वो उसको फिल नहीं कर पा रही है और वो उस जॉब के लिए वो इलिजिबल नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं उसको जरूरत है, तो आप कैसे हेल्प करेंगे। अगर आप ऑफिशियली चाहेंगे तो उसकी हेल्प नहीं कर सकते गाइस, लेकिन आप किस तरह से उसकी हेल्प करेंगे। बहुत सारी ऐसी केस स्टडी हम लोग करेंगे क्लास में, तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या, ठीक है। एथिक्स के अदर जो हमारे वो है सिलेबस देख लीजिए, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो एथिक्स और मानव के बीच का संबंध क्या है। कभी कभी होता है ना कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसे क्या लगता है, वो उसकी नैतिकता को दर्शाता है, क्योंकि उसने अपने अपने आप से कॉम्प्रोमाइज किया है कि हम ये नैतिक है, ठीक। लेकिन आप अगर उससे कभी भी पूछेंगे ना तो वो पूरी तरह से इस बात को नहीं बोल सकता कि चोरी करना, मर्डर करना ये सब नैतिक है, नैतिकता में वो नहीं आता है।
तो मानव के बीच और नैतिकता के बीच के संबंध क्या होंगे, मानव क्रियाओं में नैतिकता का सार, तो ये सब आपका पूरा सिलेबस होगा एथिक्स का, ठीक है। इसेंस, डिटर्मिनेट्स एंड consequence of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics is private and public relations, human value, lessons from the life and teaching of great leaders, reforms and administrator, role of family, society and educational institutions in including value, inculcating value, ठीक है। Attitude, content, structure, functions, it influence and relations with through and behavior, moral and political attitude, social influence and persuasions, ठीक है। एक्चुअली गाइस नींद थोड़ा सा आना स्टार्ट हो गई है क्योंकि रात में वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, और हमारे वहाँ बाहर से आवाजें भी बहुत ज्यादा आती हैं, रात में मुहर्रम चल रहा है ना, तो दिन में हो भी नहीं पाता है। नैतिकता और मानव इंटरफेस में मानव प्रक्रियाओं में नैतिकता का सार क्या होगा, निर्धारक और परिणाम क्या होंगे, नैतिकता का आयाम, नैतिकता निजी और सार्वजनिक संबंधों में क्या होगी, मानव मूल क्या होंगे, महान नेता सुधारकों, और इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है कार्ल मार्क्स, अरस्तु, ठीक, गांधी जी को पढ़ना होता है, मतलब फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों लीडर्स को इसमें पढ़ा जाता है। प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक मूल्यों को विकसित करने में पारिवारिक, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, ठीक है। फिर आ गया आपका मनोवृत्ति, सामग्री, संरचना, कार्य, विचार और व्यवहार के साथ इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनयन। ये है इसका सिलेबस। देखिए एथिक्स का थोड़ा सा टफ लगता है देखने में, लेकिन अगर आप इसकी एक बार क्लासेस कर लेते हैं, इसके नोट्स पढ़ लेते हैं, तो लिखने आपको अपने ही अप्रोच के साथ ही है, ठीक है। तो लिखेंगे आप इसको अपने साथ ही। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, ठीक है, impartiality and non-partnership, objective, dedications to public service, empathy, tolerance and compassion toward the weaker section। तो ये भी आपका इस सिलेबस में है कि अगर आप एज ए सिविल सर्विसेज आएंगे, तो आप अगर एक अधिकारी बनकर आएंगे तो आप कैसे मूलभूत मूल्यों, अखंडता, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा की भावना रखेंगे, ये भी एक मुद्दा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशंस एंड गवर्नेंस, भावनात्मक खुफिया अवधारणाएं और प्रशासन और शासन में उनकी उपयोगिता और अनुप्रयोग, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो भारत और दुनिया के नैतिक विचारों और दार्शनिकों का योगदान। नेक्स्ट है हमारा ये पूरा फिर से पब्लिक सर्वेंट का ही है, इसमें केस स्टडी आ जाएगी आपकी। पब्लिक सर्विस अगर आप आते हैं या सिविल में, तो सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर ये जो आपके है ना स्थिति और समस्याएं सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनियमन और विवेक, जवाबदेही और नैतिक शासन, शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, निगम से संबंधित शासन प्रणाली। तो जितना भी आपका गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है, आप किस तरह से उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। तो एथिकल कंसर्न्स एंड dilemmas in government and private institutions, law, rule, regulation and concerns and resource of the ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral value in governance, ethical issues in international relations and finding corporate गवर्नेंस, ठीक है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन। मतलब एथिक्स का सिलेबस इतना छोटा है कि हर सेगमेंट से एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है।
प्रोबिटी इन गवर्नेंस की अगर बात करें, शासन में सत्यनिष्ठा, तो हमें सत्यनिष्ठा का ही पहले मीनिंग पता हो। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, सिटीजन्स चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो फिर ये सारी चीजें हैं जो पॉलिटी में भी आपको मिल जाएंगी। आचार संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, ये सब। और लास्ट में आता है हमारा केस स्टडी। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा केस स्टडी। केस स्टडी के बाद अब लास्ट हमारा आ जाएगा एसे का टॉपिक। क्या आ जाएगा हमारा गाइस, एसे का टॉपिक आ जाएगा। एसे में एजुकेशन, मूवमेंट, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक, एथिक्स, सोशल इश्यूज। अगर आप इतना पकड़ के चलते हैं, ठीक है, जैसे कभी कभी हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन उसकी साइकोलॉजी पे निकाल दिया, ठीक है, ये सोसाइटी पे कोई निकाल दिया, तो वो सब सोशल इशू में ही आ जाएगा। तो ये कुछ है जिसमें भी आपका कमांड अच्छा हो, आप अच्छे से, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जिनके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखना कैसे है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे या किसी और में करेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की। तो लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस फॉर आईएएस, तो आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज है आप जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी और मराठी। ये क्या है, आपकी भाषाएं हैं। ये इनके स्क्रिप्ट्स हैं, असामी, बंगाली, गुजराती, देवनागरी, कन्नड़, पर्सियन। ठीक है, ये सब इनके इतना तो फिलहाल आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जानिए कि अगर आप गुजराती हैं तो गुजराती लैंग्वेज में अपना पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। फिर आपकी ये कुछ फिर ये आपके कुछ और लैंग्वेजेस हैं, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोंगरी, मैथिली और सथाली। ठीक है, तो इनकी भी ये स्क्रिप्ट्स दी हुई हैं इधर। तो ये हमारा जो था आज का गाइज डिस्कशन था। ठीक है, क्या था ये आज का हमारा डिस्कशन था, किसके ऊपर था, यूपीएससी का जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो। देखिए गाइस, एग्जाम्स का पैटर्न तो बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं इस चीज को, जितना मैंने आपको बताया है उससे आप इस चीज का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सिलेबस हमें बहुत ही वास्ट दिख रहा है, लेकिन अगर हम सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो बहुत ही नैरो हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है ये हम लोग बात करेंगे, किस तरह से पढ़ना है, सिलेबस के साथ कैसे जस्टिस करें, अपने साथ कैसे करें, करंट अफेयर्स के साथ कैसे जस्टिस करें, ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। बट जिन बच्चों को एग्जाम्स का पैटर्न और एग्जाम्स का सिलेबस नहीं पता था गाइस, तो वो प्लीज इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ और अगर क्रिएटिव चाहते हैं, एडिशनल चाहते हैं, तो हमें मैसेज करें। करंट अफेयर्स की क्लासेस बस स्टार्ट ही हो रही हैं आपकी। जिन भी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैम करंट अफेयर्स जैसा भी कुछ होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा। बट ये है कि इस समय मुहर्रम चल रहा है और टाइम बहुत कम मिल पाता है गाइस, क्योंकि फिर ये शोर होना स्टार्ट हो जाता है और हमारे एरिया में ये मनाया जाता है। तो ये सोशल इशू है जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, और ये रीजनल इशू भी है, ये भी समझिएगा। सोशल सोसाइटी में आप रह रहे हैं, सोशल इशू है, और तो ये आप भी कहीं ना कहीं फील करते होंगे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो नहीं पा रही है। बस 9-10 को इनका ये खत्म हो जाएगा, और 11 को हमारा क्या खत्म हो रहा है, रक्षाबंधन हो जाएगा। उसके बाद तो फिर कुछ है नहीं, त्योहार खत्म हो जाएंगे तो सोसाइटी में भी बहुत चेंजेस आ जाएगा, सबको सुकून में हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एनसीईआरटी की क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप हमारा बेसिक फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट करिए, डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग एजुकेशन बुक्स, हाँ, एक बुक का भी हम डिजाइन कर रहे हैं, आपको बुक लिस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे कि यूपीएससी के लिए आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और जिन्होंने नहीं करा है उनके लिए, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो ऐसा करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और ये मत सोचिए कि अगर आप कुछ हमें निगेटिव लिख के देंगे तो हमें उससे कुछ फील होगा, हमें अच्छा ही फील होगा गाइस, विश्वास मानिए, एटलीस्ट हमें हमारी कमियां पता चलेंगी तो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है,
प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, बाय।